हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो आज की क्लास करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पे रहेगी। आज की क्लास में आपको करंट अफेयर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के पवालगढ़ कंजरवेशन रिजर्व का नाम बदल दिया गया है। अब इस रिजर्वेशन को किस नाम से जाना जाएगा। तो देखो हाल ही में पवालगढ़ कंजरवेशन रिजर्व का नाम बदल दिया गया है। अब इस रिजर्वेशन को किस नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है सीतावनी कंजरवेशन रिजर्व। तो देखो पवालगढ़ कंजरवेशन रिजर्व को अब सीतावनी कंजरवेशन रिजर्व के नाम से जाना जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। तो देखो यह प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पवालगढ़ कंजरवेशन रिजर्व या सीतावनी कंजरवेशन रिजर्व किस जनपद में है। तो यह आपके नैनीताल जनपद में है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2012 में। यह आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। उत्तराखंड में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। यह संरक्षण केंद्र राज्य में स्थित किस पार्क में बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है गंगोत्री नेशनल पार्क। तो देखो देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जनपद के गंगोत्री नेशनल पार्क में बनाया जा रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। पार्क पूछा जाए तो पार्क है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क और जनपद पूछा जाए तो जनपद है आपका उत्तरकाशी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो देखो भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है। तो ये किया गया है माधव नेशनल पार्क को। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो यह प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि माधव नेशनल पार्क को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ये आपके किस राज्य का है। तो माधव नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश राज्य का है, ये आपको ध्यान रखना है। अब भारत में कितने टाइगर रिजर्व हो गए, अब हो गए 58। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है। तो भारत का जो 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, तो ये किया गया था रातापानी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व। ये आपके किस राज्य में, तो ये भी आपके मध्य प्रदेश राज्य का है। तो मध्य प्रदेश के रातापानी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व को 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं। तो भारत में अब टाइगर रिजर्व की जो संख्या हो गई ये हो गई 58। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। सबसे अधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में, तो सर्वाधिक जो टाइगर रिजर्व है ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश में 9। सर्वाधिक जो बाघों की संख्या है ये भी मध्य प्रदेश राज्य में, और मध्य प्रदेश को इसलिए यहाँ पे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। बाघों की संख्या के मामले में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी तीसरा। बाघों की संख्या के मामले में उत्तराखंड का देश में तीसरा स्थान है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान है मध्य प्रदेश का, दूसरा है कर्नाटक का और तीसरा है उत्तराखंड राज्य का, ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। भारत में बाघों की जनगणना 2022 के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या 442 से बढ़कर 560 हो गई है, जिससे यह राज्य बाघों की आबादी के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है। तो देखो जो बाघों की जनगणना की जाती है ये की जाती है 4 साल में। तो 2018 में की गई थी, तो उस समय उत्तराखंड में जो बाघों की संख्या थी ये थी 442, और 2022 में इनकी संख्या कितनी हो गई थी, तो इनकी संख्या हो गई 560। बाघों की संख्या के अनुसार शीर्ष 3 राज्य हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ है 785 यहाँ पे हैं 2022 की जनगणना के अनुसार। कर्नाटक में 563 और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड राज्य 560 बाघों के साथ, ये आपको ध्यान रखना है।
तो हर 4 साल में बाघों की जनगणना की जाती है। 2018 में की गई थी, 2022 अब कब की जाएगी? तो अब की जाएगी 2204 कितने होते? 26। अब की जाएगी 2026 में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में? तो आपके मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2022 की बाघ गणना के अनुसार उत्तराखंड में कितने बाघ पाए गए हैं? तो अभी हमने देखा उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितने 2022 की जनगणना के अनुसार, तो ये यहाँ पे 560। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत में बाघों की कुल संख्या 2022 की गणना के अनुसार कितनी है? तो भारत में बाघों की जो कुल संख्या है 2022 की गणना के अनुसार ये यहाँ पे 3682। कुल जो संख्या है भारत में बाघों की यह है 3682 2022 की जनगणना के अनुसार। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बाघों की गणना कितने वर्षों में एक बार होती है? तो हर 4 साल में बाघों की गणना की जाती है। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ 4 साल। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत सरकार द्वारा बाघ संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो भारत सरकार द्वारा बाघ संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो ये चलाया गया है प्रोजेक्ट टाइगर। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने नियमित मेडिकल ड्रोन सेवा शुरू की है। यह सेवा राज्य के किस संस्थान ने शुरू की? तो उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने नियमित मेडिकल ड्रोन यानी हेली सेवा शुरू की है। और यह कहाँ से शुरू की गई थी? तो ये की गई थी एम्स ऋषिकेश से। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ पे किसने लॉन्च किया था? तो ये क्या था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और किस योजना के तहत किया था? तो ये क्या था? संजीवनी योजना के तहत। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। संजीवनी हो गया यहाँ पे, संजीवनी योजना। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, 1,01,175.33 करोड़ का बजट पेश किया गया है वर्ष 2025-26 के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट किसने प्रस्तुत किया? तो बजट कौन प्रस्तुत करते हैं? तो बजट प्रस्तुत करते हैं वित्त मंत्री। और उत्तराखंड के वित्त मंत्री कौन है? यह है प्रेमचंद अग्रवाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया था। और कब किया गया था? ये क्या था? 20 फरवरी को। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2025-26 की मुख्य थीम क्या है? तो वर्ष 2025-26 की जो मुख्य थीम है बजट की, यह है नमो। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, नमो इसकी थीम है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2025-26 नमो का पूरा रूप क्या है? तो नमो जो है इसका पूरा रूप बताना है। इसका पूरा रूप क्या है? तो एन का मतलब जो है, एन का मतलब है नवाचार, ए का अर्थ है आत्मनिर्भरता, और एम का अर्थ है महान विरासत, और ओ का अर्थ है ओजस्वी मानव। इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा ऑप्शन ए। नमो का जो अर्थ है यह, एन का अर्थ है नवाचार, ए का अर्थ है आत्मनिर्भरता, एम का अर्थ है महान विरासत, और ओ का अर्थ है ओजस्वी मानव संसाधन। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि रही? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, 13.4%। वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में वर्ष
2025-26 के बजट में 13.4% की वृद्धि रही थी। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी गुहानाथन नरेंद्र। गुहानाथन नरेंद्र बने उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने किन की जगह ली है? तो इन्होंने लिया है रितु बहारी। और रितु बहारी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने वाली महिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाए कि उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी रितु बहारी। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन उत्तराखंड के नए नगर निगम बने? तो वर्ष 2024 में उत्तराखंड में 2 जिलों के यहाँ पे नगर निगम का दर्जा दिया गया था। ये आपके अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को वर्ष 2024 में नगर निगम का दर्जा दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अब उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी हो गई? अब हो गए यहाँ पे 9। पहले यहाँ पे अब हो गए 11। पहले यहाँ पे 9 थे, अब कितने हो गए? 11 इनकी संख्या हो गए। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, आदि बद्री खेती और थापली गांव किस उद्देश्य से मॉडल विलेज बनाए जा रहे हैं? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी मशरूम उत्पादन। मशरूम उत्पादन के लिए आदि बद्री खेती और थापली गांव को मॉडल विलेज बनाया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखो वर्ष 2024 में जो ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है ये क्या गया? शिमला पास और सरुताल को। जो शिमला पास है आपके पिथौरागढ़ जनपद में है, ये जोड़ता है दारमा और ब्यास घाटी को। प्रश्न पूछा जाता है कि दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो आपका है शिमला दर्रा। तो शिमला दर्रा आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। और जो सरुताल बुग्याल है ये आपके किस जनपद में है? तो ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है। जनपद में आपको ध्यान रखना है। तो इन दोनों को उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 से घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, ये वह भी दोनों। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ कौन से राज्य में किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है उत्तराखंड राज्य में। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ उत्तराखंड राज्य में किया गया है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बद्रीनाथ धाम के नए रावल कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी अमरनाथ नंबूदरी। तो देखो रावल किन्हें कहा जाता है? जो बद्रीनाथ धाम के पुजारी होते हैं इन्हें कहा जाता है रावल। और बद्रीनाथ धाम के पुजारी कहाँ के होते हैं? तो ये होते हैं केरल। तो देखो जो बद्रीनाथ धाम के पुजारी होते हैं ये आदि गुरु शंकराचार्य के वंशज होते हैं। तो जो दक्षिण भारत के केरल राज्य से चुने जाते हैं। बद्रीनाथ होगा और केदारनाथ। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के जो पुजारी होते हैं ये शंकराचार्य के वंशजों में से होते हैं। जो केदारनाथ धाम के पुजारी जो होते हैं जिन्हें रावल कहा जाता है ये चुने जाते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य से। और जो बद्रीनाथ धाम के पुजारी होते हैं इन्हें चुना जाता है केरल राज्य से। ये आपको ध्यान रखना है। तो बद्रीनाथ धाम के जो नए रावल बने हैं ये बने अमरनाथ नंबूदरी। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय संबंध शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी डॉक्टर चिन्मय पांडे। डॉक्टर चिन्मय पांडे को विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी ये भी दोनों। हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से जो सम्मानित किया गया ये क्या गया? कुंवर परसून और मंगसीरी देवी। तो इन दोनों को सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, ये भी दोनों। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो उत्तराखंड का स्थान रहा था पहला। उत्तराखंड और केरल पहले स्थान पर रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बॉबी बकेट ऑपरेशन का संबंध निम्न में से है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, जंगल में लगी आग से निपटने के लिए। तो उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बॉबी बकेट ऑपरेशन चलाया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य सरकार ने वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका की स्थापना कहाँ की है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है हल्द्वानी। वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका की जो स्थापना की गई है ये की गई हल्द्वानी में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण आयोजित किया गया? तो सूर्य किरण का 18वां संस्करण किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था भारत और नेपाल। भारत और नेपाल देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण आयोजित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, बी रामा सुब्रमण्यम। बी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था गगन गिल को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लेते हैं, हिंदी भाषा में 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार को 2018 की उनकी कविता में मैं जब तक बाहर के लिए दिया गया। तो गगन गिल को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया तो उनकी जो कविता है मैं जब तक बाहर आई, इसके लिए इन्हें दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 के किस कोच को सम्मानित किया गया? तो देखो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये कोच को दिया जाता है और ये दिया गया था सुभाष राणा को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। सुभाष राणा का संबंध किस जनपद से? तो इनका संबंध है टिहरी जनपद से। मूल निवास इनका चिलामू गांव है। चिलामू गांव के टिहरी गढ़वाल भारतीय पैरा शूटिंग टीम के क्या है? कोच हैं। तो भारतीय पैरा शूटिंग को टीम के कोच हैं और इनका संबंध है टिहरी जनपद से, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो यह 96 स्थान पर है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो ये बने हैं के संजय मूर्ति। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था मिथुन चक्रवर्ती को। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। इससे पहले किसे किया गया था? 53वां वाला। तो 53वां वाला किया गया था वहीदा रहमान को और 54वां दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया?
तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया मिशेल बैचलेट को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही, बी इसके यहाँ पे सही आंसर होगा, मिशेल बैचलेट। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 34वें ब्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, सूर्यबाला। 34वें ब्यास सम्मान से सम्मानित किया गया सूर्यबाला को, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके किस उपन्यास के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था? तो ये क्या गया था, कौन देश को वासी बेणु की डायरी के लिए सम्मानित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, उपन्यास भी पूछा जा सकता है। कौन देश को वासी बेणु की डायरी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान रहा है? यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक रही है इसमें 129, 129वीं रैंक रही है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।